आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइज एक्शन के बारे में। तो हम पहले सिर्फ आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइज एक्शन एक्चुअल में है क्या, राइट। इससे पिछली वाली क्लासों में हमने सबसे पहली वीडियो में समझने की कोशिश की कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। फिर इसके बाद हमने समझने की कोशिश की कि नंबर ऑफ चार्ट्स कैसे कैसे दिखते हैं। फिर इसके बाद हमने लास्ट क्लास में जब बात की तो हमने टाइम फ्रेम की बात की कि किस तरह से हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को मार्केट एनालिसिस करते वक्त यूज किया जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे प्राइज एक्शन की। प्राइज एक्शन बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है, लेकिन प्राइज एक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला अगर कोई टर्म है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर तो वो है प्राइज एक्शन। क्यों है, क्यों नहीं है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी कम इंपॉर्टेंस रखती हैं, इन्हीं सारी बातों को करेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइज एक्शन है क्या। तो प्राइज एक्शन बेसिकली क्या कहता है कि प्राइज इटसेल्फ इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट। सबसे ज़्यादा जो ऑनेस्ट और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो मार्केट में मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? प्राइज एक्शन की वजह से। बेसिकली प्राइज एक्शन आपको बताता क्या है? प्राइज एक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्राइज का एक्शन, राइट। तो अभी जो जिस तरह से लोग जैसे जैसे मार्केट में बिहेव कर रहे हैं उसके बेसिस पर ही मार्केट में प्राइस बिहेव करता है। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। लोगों का बिहेवियर चेंज होगा मार्केट में तो प्राइस का बिहेवियर चेंज होगा, राइट। अब पूरी मार्केट को चला कौन रहा है? बाइंग या सेलिंग वॉटेवर जो भी कुछ चल रहा है उसे कौन चला रहा है? तो आंसर है उसको लोग ही मिलकर बना रहे हैं, लोग ही डिमांड और सप्लाई लेकर आ रहे हैं। उसी के बेसिस पर प्राइस का एक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हमें मार्केट में एनालिसिस करना हो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है तो हम किसको एनालिसिस करें? तो आंसर एक तरीका ये है कि आप डिमांड को देख लें कि डिमांड ज़्यादा आ रही है या सप्लाई ज़्यादा आ रही है, उसके बेसिस पर आप अपने अगले एक्शन ले सकते हैं। तो अब लेकिन सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बाइंग ज़्यादा हो रही है या फिर सेलिंग ज़्यादा हो रही है या डिमांड ज़्यादा आ रही है या सप्लाई ज़्यादा आ रही है? तो आंसर है उसके लिए आपको कुछ और एनालिसिस ना करके सिर्फ अगर आप प्राइस एक्शन को करते देखते रहें कि प्राइस किस तरह से एक्ट कर रहा है तो आपको होल इंफॉर्मेशन और एक ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखती रहेगी। तो बेसिकली हम अगर देखें तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला टर्म कौन सा है? तो आंसर प्राइस एक्शन है। क्यों? क्योंकि वो बताता है, क्या बताता है? प्राइस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग। जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है उस सब का जो फाइनल आउटपुट है वो स्क्रीन पर दिखने वाला प्राइस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वो क्या क्या दिखाता है? तो आंसर है बायर्स वर्सेस सेलर के बीच में क्या चल रहा है उसका फाइनल आउटपुट आपको कहां दिखाई देगा? तो आंसर है फाइनल आउटपुट आपको प्राइस जो भी एक्शन कर रहा है उसमें दिखाई दे जाएगा। या इंस्टीट्यूशन और रिटेल के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशन अभी क्या कर रहे हैं और रिटेल क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो भी आपको प्राइस के एक्शन में पूरी तरह से दिखाई दे जाता है। इसके बाद मार्केट में किस तरह का इमोशन है ये भी प्राइस से पता चल जाता है। न्यूज का इम्पैक्ट या फंडामेंटल्स या लिक्विडिटी, ये सारी की सारी चीजें अकेले प्राइस में बिहेवियर में दिख जाती हैं। कैसे? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अभी एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, अभी राइट नाउ जो हम ये इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, राइट, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड। अब वो जो मैच है उस मैच में मान लो आपने वो मैच नहीं देखा है, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि सेकंड इनिंग में इंडिया का ये स्कोर है कितना। मैंने एग्जांपल के लिए मान लो बोर्ड पर लिखा 21/5, राइट। तो ये मैंने स्कोर लिख दिया 21/5 और बनाने कितने हैं? तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए कहता हूं कि जो टारगेट है वो है 338 का या ऐसा कुछ, ठीक है। तो 300 प्लस स्कोर बनाना है, बट टारगेट है क्या? अभी जो सिचुएशन है वो क्या है? तो आंसर स्कोर बोर्ड कह रहा है कि 21/5 विकेट फॉल हो चुके हैं। तो ये जो है ये पूरी कहानी बता रहा है, बिना मैच देखे हुए आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या हुआ होगा। तो आंसर है जो स्टार्टिंग के जो इंडियन ओपनर्स थे वो आउट हो चुके हैं, राइट। फिर उसके बाद और जो सेकंड नंबर पर आया, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, उनमें से
5 जो है विकेट वो गिर चुके हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अब जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर है, राइट। मिडिल ऑर्डर, ओपनर तो जा ही चुके हैं, मिडिल ऑर्डर भी अभी क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, राइट। तो आपने सिर्फ इस नंबर को देखकर बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई बिना उस मैच को एक्चुअल में देखे हुए, राइट। आपने मैच तो नहीं देखा लेकिन आपको सारी बात पता चल गई। आपको यह भी पता चल जाएगा अगर मैं यहीं पर साथ में एक नंबर और लिख दूं तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो और भी क्लियर हो जाएगी। कैसे सर? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि ओवर अभी हुए हैं 2.3, 2 ओवर और 3 बॉलों के अंदर सिर्फ ये वहां पर स्कोर बोर्ड है। तो आपको ये, अब जैसे ही मैंने वहां पर 2.3 लिखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब और भी ज्यादा खराब स्थिति में जो बैटिंग वाली टीम है वो और भी ज्यादा खराब स्थिति में, राइट। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्राइस को देखकर, जिस तरह से हम मार्केट में प्राइस को देखकर बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, जैसे कि हम क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को देखकर बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? तो इसलिए प्राइस के बारे में एक चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए सभी को कि जो प्राइस है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। प्राइस आपको एवरीथिंग, मार्केट में अभी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सब कुछ बताता है। ये एवरीथिंग के बारे में है, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी इमोशन है, अब जैसे इमोशन को प्राइस एक्शन कैसे डिफाइन करता है, तो आंसर है कि एक मान लीजिए एक स्टॉक था XYZ, उसका जो प्राइस था वो मैंने कल देखा था 100 रुपीज है, राइट। अब आज जब मैं उसको देख रहा हूं तो वो मुझे मार्केट में 2 चीजें देखने को मिली, या तो वो मुझे 150 का दिखाई दे रहा है या मैं कह रहा हूं कि वो मुझे 20 रुपीज का रह गया, करेक्ट। तो अब ये जो XYZ स्टॉक है इसमें ये सिर्फ ये नंबर लिखते ही आपको बहुत क्लियर इमोशन पता चल गया कि मार्केट में बायर सेलर का जो इमोशन है वो क्या है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, राइट। तो आप 150 देखते ही आपको समझ में आता है कि क्या बढ़ गई, तो आंसर है डिमांड बढ़ गई। तो ये एक्शन ही तो हुआ। किस में एक्शन हुआ? तो आंसर है इसके प्राइस में एक्शन हुआ। जब प्राइस में एक्शन 100 से 150 होता है तो आपको समझ में आ जाता है कि डिमांड जो है वो बढ़ी है, और जब यही प्राइस का एक्शन 100 से 20 होता है तो आपको समझ में आ जाता है कि इस स्टॉक पर बहुत ही सेलिंग प्रेशर बन गया है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, सप्लाई है, किसी भी तरह की कोई भी डिमांड नहीं है इस स्टॉक की, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ नंबर नहीं, ये सारी कहानी बताने वाला है। ये सिर्फ इमोशन को ही नहीं बताता, ये इंस्टीट्यूशन और रिटेल के बीच की सारी कहानी, बायर सेलर की सारी कहानी, कोई भी न्यूज का इंपैक्ट आता है उसकी सारी कहानी, एवरीथिंग, सब कुछ बताता है। फंडामेंटल्स भी बताता है। फंडामेंटल सर कैसे बताता है? एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, एग्जांपल के लिए लेते हैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि मान लीजिए कोई एक स्टॉक है XYZ, आपने देखा हिस्टोरिकली उसका चार्ट देखा तो 1 वीक के चार्ट में या 1 मंथ के चार्ट में आपने देखा कि उसका जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो इस तरह का दिख रहा है, राइट। ये तो, और ये 1 वीक के चार्ट पर नहीं, फिर साथ में आपको मंथली चार्ट पर भी ये कंफर्मेशन मिल रही है। साथ में आपने जब उसका ईयरली चार्ट देखा तब भी वो चार्ट आपको यही दिखा रहा है। तो ये क्या बताता है? तो आंसर है कि 1 साल पहले भी इसकी डिमांड थी, आज भी इसकी डिमांड है, राइट। तो ये जो प्राइस का एक्शन है, ये जो नंबर्स हैं जो कि इंक्रीज होता जा रहा है, ये बता रहा है कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। सिर्फ रिटेलर ही नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इसको खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तभी इसका प्राइस यहां से यहां तक आया है। तो फिर से मैं बार बार क्या कह रहा हूं, प्राइस यहां से यहां तक आया, यानी प्राइस का एक्शन ही सारी बातें बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक भी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि प्राइस को आप इस तरह से ले लो कि कोई एक ऐसा स्टॉक है जो आज 50 रुपीज का था, परसों 500 का हुआ, फिर अगले दिन फिर वो 100 का हो गया, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि चार्ट आपको वीकली, मंथली और ईयरली, और अगर आपको टाइम फ्रेम का चार्ट देखने को मिल रहा है किसी स्टॉक का, और वहां पर वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करके दिखा रहा है, इस तरह का सिनारियो दिखा रहा है उसका प्राइस, तो वो बताता है कि वो फंडामेंटली कैसा है। तो एक पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना, जो कि एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस को सिर्फ एक नंबर से दिखाया, एक नंबर, एक जो प्राइस है वो पूरी बात आपको बता देता है कि जो आप फंडामेंटल एनालिसिस करके अचीव करते, सिर्फ प्राइस एक्शन अकेला ही उस चीज को आपको दिखा देता है। ये बात आ रही है आपको समझ में, राइट। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि प्राइस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग, ओके। इसके बाद
जैसे इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो ये चार्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को अगर हम ध्यान से देखें तो वो चार्ट हमें कुछ ना कुछ बताएगा, उस पर्टिकुलर रीजन में उसका प्राइस कुछ ना कुछ बताएगा। अगर यहाँ पर इसका प्राइस यहाँ पर आया था, अगर हम ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बहुत हाई वोलाटिलिटी देखने को मिल रही है कि प्राइस यहाँ तक जा रहा है, फिर इसके बाद नीचे आ रहा है। तो ये स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो हाईली वोलेटाइल जो भी था अंडरलाइंग था, करेक्ट। फिर इसके बाद अगर हम इसका ईयरली चार्ट देख रहे हैं, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देख रहे हैं, और लॉन्ग टाइम फ्रेम में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि वन शॉट में सीधा ऊपर चला गया है, तो ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो इसमें ऊपर नीचे होता हुआ ही ये आपको ग्राफ दिखाएगा, इसका प्राइस अप डाउन होते हुए ही दिखाएगा, राइट। कहीं पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसा करते करते जब मैं इसका 5 ईयर का चार्ट भी देख रहा हूं तो इस तरह का सिनारियो बन रहा है कि एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है, राइट। तो ये दिखाता है कि ये जो स्टॉक है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये दिखाता है कि यहाँ पर जो प्राइस है, इसका प्राइस बता रहा है कि इसका प्राइस, अगर मान लो ये चार्ट आपको ऐसा दिखाई दे रहा होता तो ये बताता है कि इसमें सप्लाई है, डिमांड नहीं है। बट इसको जब आप देख रहे हो तो दिख रहा है कि हाँ, इसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या है, डिमांड है। ये चार्ट इसकी, ये प्राइस इसकी सारी कहानी बता रहा है। चार्ट किससे मिलकर बनता है, तो आंसर है प्राइस से, राइट। ये वाला प्राइस जब इससे ज्वाइन किया तो ये लाइन बनी, फिर इसके बाद ये बनी, ये बनी, तो मैं क्या किसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये आंसर है कि इस चार्ट का हर एक पॉइंट किसको दिखाता है, तो आंसर है इस पर्टिकुलर अंडरलाइन के प्राइस को दिखाता है। अगर वो सारे प्राइस को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन के तैयार हो जाता है, एक चार्ट बन के तैयार हो जाता है। ओके, अच्छा, वाई प्राइस लीड्स एवरीथिंग, आप ये क्यों कहते हो कि प्राइस जो है वो प्राइस ही सब कुछ है, तो आंसर है कि प्राइस इज जस्ट नॉट अ नंबर। मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्राइस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ ऑल द मार्केट फोर्स, क्योंकि जब आप मार्केट में होते हो तो सिर्फ एक फोर्स काम नहीं कर रहा है, कुछ न्यूज भी हैं, राइट। उस न्यूज की वजह से कुछ इमोशन भी हैं, राइट। फिर इसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है उनकी अपनी अलग हेजिंग की स्ट्रेटेजी चल रही है या कुछ अदर तरह की स्ट्रेटेजी पर वो वर्क कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं। तो एक ही चीज नहीं, मार्केट में बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं, लेकिन वो मार्केट में वॉटेवर नंबर ऑफ फोर्सेस, एक ही पर्टिकुलर अंडरलाइन पर कितने भी फोर्सेस काम कर रहे हो, लेकिन उन सब का जो फाइनल आउटपुट है वो प्राइस की फॉर्म में दिखाई देगा। और वो प्राइस आपको बाकी के सारे मार्केट के फोर्सेस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको वो पर्टिकुलर प्राइस बता देता है। इसीलिए प्राइस एक्शन को सबसे सुप्रीम माना गया है, ठीक है। अच्छा, थिंक ऑफ प्राइस लाइक स्कोरबोर्ड ऑफ मैच। मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे आप किसी मैच का स्कोरबोर्ड देखते हो, है ना, इट डज नॉट टेल हु इज टॉकिंग, हु इज प्लानिंग, इट टेल्स हु इज विनिंग राइट नाउ, राइट। अब वो ये बताता है कि अभी क्या हो रहा है मार्केट में। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए आपने एक स्टॉक को देखा, किसी भी XYZ स्टॉक को मान लीजिए आपने देखा और 100 से वो 150 जा रहा है, राइट। तो वो ये बता रहा है कि अभी मार्केट में लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर में वो क्या प्लानिंग कर रहे होंगे उसका हमें नहीं पता, 1 आवर बाद वो क्या प्लानिंग कर रहे होंगे, आई डोंट नो। बट अभी राइट नाउ वो क्या कर रहे हैं वो हमें अभी प्राइस एक्शन की हेल्प से पता चलता है। तो यानी कि लाइव मार्केट में जो सबसे सुप्रीम चीज है वो क्या है, तो आंसर है प्राइस एक्शन। ओके, तो इसीलिए इसका जो की प्रिंसिपल है वो क्या बनता है, एवरीथिंग कैन बी फेक, कुछ भी फेक हो सकता है। जैसे कि न्यूज जो है वो फेक हो सकती है, ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई वो कोई न्यूज। कोई ओपिनियन दे रहा है, कोई एक्सपर्ट है वो ओपिनियन दे रहा है, उसका ओपिनियन रॉन्ग हो सकता है, पूरी तरह से गलत हो सकता है। ये जो इंडिकेटर मार्केट में हम लोग यूज करते हैं वो इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर हैं, वो पूरी तरह से रॉन्ग हो सकते हैं। इंडिकेटर कोई भी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कौन सी चीज है जो रॉन्ग नहीं हो सकती, तो आंसर है कि प्राइस इज हार्ड टू फेक फॉर लॉन्ग। थोड़ी बहुत देर के लिए आप मैनिपुलेट कर लोगे, ओके, वो तो हो सकता है। बट अगर आप सोचते हो कि लॉन्ग टर्म में कोई इंस्टीट्यूशन या मार्केट मेकर भी किसी चीज को फेक कर सकता है बाय प्राइस एक्शन, तो आंसर है नो, वो नहीं कर सकता। क्यों? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये जो स्टॉक है XYZ, राइट,
इस स्टॉक को एक ही दिन में 150 लेकर जाया जा सकता है? तो आंसर है हाँ जाओ, उसके लिए तो पैसे लगेंगे, वो मार्केट मेकर कर सकता है, ठीक है। फिर क्या इसी को एट द सेम टाइम अगर मान लो वो एक्यूमुलेट करके बैठा हुआ हो तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ला सकता है, यानी कि उसको बहुत बड़ी सेलिंग कर सकता है उसमें? तो आंसर है हाँ कर सकता है, यहां से यहां वो 50 भी लेकर आ सकता है। एक दिन में ये किया जा सकता है, मानते हैं। हालांकि मैं पर्टिकुलरली स्टॉक्स की अगर बात करूं तो उसमें ये किया जा सकता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। बट अगर हम किसी अंडरलाइन की बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी एटसेट्रा, तो उनके साथ ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करें तो उसमें ऐसा करना और भी मुश्किल है, राइट। तो अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि चलिए हम पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो वहां पर शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो चलिए उसको मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन है वो फेक किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो 100 रुपीज वाला स्टॉक है, राइट, अगर सेलिंग करके इसको फेक प्राइस इसका 50 आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दिया, ओके, इसके बाद अगर इसकी डिमांड नहीं आती है, समझना इस चीज को, इसकी अगर डिमांड आएगी ही नहीं, डिमांड कौन लेकर आएगा? तो आंसर है रिटेलर लेकर आएगा, पब्लिक लेकर आएगी उस डिमांड को। अब अगर वो 100 से 50 गया तो इसकी डिमांड ही नहीं आएगी। डिमांड नहीं आएगी तो क्या आप सोचो, क्या ये जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद ही इसको खरीदना प्रेफर करेगा? तो आंसर है नो, वो क्यों खरीदेगा इसको, वो नहीं खरीदेगा। और अगर वो खरीदेगा भी तो यहां पर जब प्राइस 100 पर पहुंचेगा, करेक्ट, उसने वहां पर अपना प्राइस फिर से फेक करके 100 किया भी, तो उसके बाद क्योंकि जो इसका चार्ट है वो बता रहा होगा कि यहां पर कुछ इस तरह के सिनारियो बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, इस तरह के सिनारियो बना रहा है। तो पर्टिकुलरली इतना चार्ट आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस तरह का चार्ट अगर किसी भी स्टॉक में बन रहा है तो क्या आप वहां पर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? तो आंसर है नो। ये इधर जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वहीं पर लौट कर आ जाता है, तो ऐसे जगह पर आप इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करोगे। तो यहां पर जो रिटेलर की डिमांड है वो नहीं आएगी, करेक्ट। तो यहां पर शॉर्ट फ्रेम में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, सच है, ये चार्ट कह रहा है कि यहां पर बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। तो उन्होंने यहां पर बाय किया होगा और इंस्टीट्यूशन ने यहां पर सेलिंग की होगी और उन्होंने, रिटेलर ने बाय किया होगा और यहां पर आकर डंप कर दिया, राइट। तो यहां पर उन्हें लॉस हुआ होगा, एक बड़ा लॉस हुआ होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सिर्फ इतना चार्ट तो अलग कहानी कह रहा है, इतना प्राइस अलग तरह की कहानी कह रहा है, लेकिन क्या ये पूरा चार्ट यही सेम कहानी कह रहा है? तो आंसर है नो। लॉन्ग टर्म के अंदर इस प्राइस को फेक करना बहुत ही मुश्किल काम है। इवन किसी भी मार्केट मेकर के लिए भी प्राइस एक्शन को फेक करना बहुत मुश्किल काम है। अगर ये हुआ, इसके बाद अगर इसमें डिमांड आई है तो आप देखो फिर कंसिस्टेंटली, क्योंकि इसमें डिमांड आ रही थी, थोड़ा नीचे जाता था, ऊपर जाता था, फिर लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर पंप एंड डंप वाला ऐसा कोई भी सीन नहीं चल रहा है, तो फिर वो उनको, आप देखो यहाँ पर डिमांड अच्छी बढ़ी, फंडामेंटली लोगों ने चेक किया और फिर उसके बाद उसमें डिमांड आनी स्टार्ट हुई और फिर उसका प्राइस वो बता रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में प्राइस एक्शन को फेक करना मुश्किल है। न्यूज का इम्पैक्ट, ओपिनियन का, इंडिकेटर्स का इम्पैक्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखने को मिलता है और वहां पर प्राइस एक्शन फेक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइस एक्शन को फेक कर पाना बहुत मुश्किल काम है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि निफ्टी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और पूरा एजुकेशनल पर्पज से हम पूरा एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने माना कि निफ्टी जो है वो 25,000 पर है। अब सपोज करो मार्केट में एक न्यूज है जो पॉजिटिव है निफ्टी को लेकर, कोई निफ्टी को लेकर, मैं कहूँ मार्केट को लेकर एक अच्छी न्यूज आ रखी है, ठीक है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि वो बुलिश है मार्केट को लेकर, जो भी न्यूज चैनल्स हैं उन पर आप देख रहे हो तो वहाँ पर एनालिस्ट कह रहा है कि मार्केट बहुत अच्छे से वर्क करने वाला, बहुत ही बुलिश हैं वो लेकर, ठीक है। सोशल मीडिया भी कह रहा है कि बाय करो, ठीक है, लेकिन प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस फॉल हो रहा है, राइट। हो क्या रहा है? हम मार्केट में जो जितनी भी न्यूज हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, वो सब कह रहे हैं कि इसको बाय करो, राइट। लेकिन जब आप उसके प्राइस को देख रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है, राइट, वो फॉल कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये और ये मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा?
तो प्राइज एक्शन का जो ट्रेडर होगा वो कहेगा कि इग्नोर ओपिनियंस, जो जिसने प्राइज एक्शन को, जो प्राइज एक्शन से ही सारे काम करता हो, क्योंकि वो जानता है कि फाइनल ट्रुथ यही होगा, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि इग्नोर ओपिनियंस, यहाँ पर जितने भी ओपिनियन है उन सबको हटाओ, किसी भी न्यूज को नहीं चाहिए। न्यूज एक नॉइस होती है, राइट। आप जितनी न्यूज अपने चारों तरफ रखोगे, न्यूज देखोगे, किसी एनालिस्ट को सुनोगे, किसी यूट्यूबर ने कोई एनालिसिस किया है, तो वो सब एक्सटर्नल एनालिसिस हैं, वो सब नॉइस हैं। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में काम क्या आने वाला है, आपका एनालिसिस और आपका प्राइस एक्शन जो आपने सीखा है, राइट। आपका फंडामेंटल एनालिसिस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काम आने वाला है। बाकी सब कुछ जो कुछ है वो सब नॉइस है। उसने जो एक्सटर्नली किसी ने बताया है वो सही है गलत है, उसके एनालिसिस में क्या फॉल्ट थे, क्या मैथ उसने यूज किया, हम नहीं जानते। तो इसलिए बाकी सब कुछ नॉइस के अंदर आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बात की थी, एक होता है नॉइस, एक होता है सिग्नल। वो नॉइस मैंने चार्ट के अंदर बताया था। तो चार्ट के अंदर भी नॉइस होता है, प्लस जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें भी बहुत सारे नॉइस होते हैं। तो वो सारे नॉइस कट करने के बाद ही जो प्राइस एक्शन का ट्रेडर है वो सारे नॉइस कट करके रखता है। किसी भी न्यूज की बात नहीं सुननी, किसी एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेनी, अपना एनालिसिस करना और अपने एनालिसिस के बेसिस पर मार्केट में प्राइस एक्शन की हेल्प से काम करना। तो प्राइस एक्शन वाला जो ट्रेडर है वो कहेगा इग्नोर ओपिनियन, रियल मनी इज सेलिंग। जो रियल मनी है वो क्या कर रहा है, इसका प्राइस क्या कहानी बता रहा है कि जो रियल मनी है वो क्या हो रहा है, सेलिंग कर रहा है। जबकि ये कह रहे हैं कि बाय करो, खूब बाय करो, राइट। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब मैंने आपको बोला कि 22 पर 5 विकेट गिर चुके हैं और स्कोर जो करना है वो 350 करना है, राइट। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि अब वो टीम इस स्कोर पर पहुंच पाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आंसर है कि सर ये, अब मैं इसमें एक डेटा और देता हूं, मैं एक नंबर और बोर्ड पर लिखूंगा, वो भी एक तरह से प्राइस एक्शन की तरह ही है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा कि 40.2 ओवर हो चुके हैं, वनडे मैच है, मान लो 40.2 ओवर हो चुके हैं। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये 350 को क्रॉस करेगा, राइट। अगर मैं इसी नंबर को चेंज कर दूं, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मैंने 40.2 लिखा तो अलग तरह का सिनारियो बता रहा है, यही नंबर कुछ और बताता है। और अगर मैंने सपोज करिए यहां पर लिखा कि 2.5 ओवर हुए हैं, राइट, तो अलग तरह का सिनारियो बनता है, करेक्ट। तो ये जो नंबर हैं ये आगे के आने वाली सारी कहानी नहीं बता रहा क्या ये स्कोरबोर्ड, तो आंसर है यस, बता रहा है। सिमिलरली ये जो प्राइस है ये सारी कहानी बता रहा है कि यहां पर 100 था, फिर इसके बाद ये गिरकर 98 हुआ, थोड़ी देर के लिए 99 हुआ, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद देखा तो 95 रह गया है, फिर इसके बाद थोड़ा सा बढ़ता है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा 87 रह गया है। अब ये क्या बता रहा है, तो आंसर है ये प्राइस का एक्शन बता रहा है कि अभी वहां पर जो रियल मनी है, जो मार्केट मेकर है या व्हाटएवर जो भी लोग बायर और सेलर हैं, उनमें से सेलर जो है वो हावी है और जबरदस्त तरीके से वहां पर सेलिंग हो रही है। फिर इसके बाद ये जो बाकी के लोग हैं वो सब कुछ सिर्फ नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। असली कहानी कौन बता रहा है, तो असली कहानी प्राइस बता रहा है। तो इसलिए प्राइस ही इकलौता ट्रुथ है मार्केट के अंदर। जिस तरह से क्रिकेट के मैच में अगर जो स्कोर बोर्ड है वो इकलौता ट्रुथ बताता है, उसी तरह से ट्रेडिंग के अंदर प्राइस ही इकलौती सच्ची बात आपको बताता है। बिकॉज इंस्टीट्यूशन मूव प्राइस, ठीक है, नॉट ओपिनियन। अब ये जो जितनी भी ये सारी चीजें हैं, अगर हम देखें तो न्यूज कौन सुनता है, तो आंसर है न्यूज तो रिटेलर सुनेगा। जो बिगनर होगा वो न्यूज सुनेगा, एंकर को सुनेगा, वहां पर बैठे हुए एक्सपर्ट्स को सुनेगा, वो कुछ रिकमेंड करेंगे, वो कुछ सलाह देंगे, उनके बेसिस पर काम करेगा, राइट। इंस्टीट्यूशन के पास इतना टाइम नहीं कि वो न्यूज को सुने, राइट। वो किसी का ओपिनियन को नहीं देख, ओपिनियन के हिसाब से अपनी सेलिंग या बाइंग नहीं कर रहा है। तो जो इंस्टीट्यूशन है, मार्केट मेकर है, वो ओपिनियन पर काम नहीं करते हैं। उनका काम है जो जिस स्ट्रेटेजी पर वो वर्क कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो बिगनर है ना, उसका कोई प्लान है, और है तो मार्केट में एंटर करते ही वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो प्लान से बिल्कुल हट गया, तो इसी वजह से वहां पर उनको लॉस देखने को मिलते हैं। तो इंस्टीट्यूशन जो है वो मार्केट को मूव करा रहा है, ओपिनियन से वो नहीं चल रहा, वो प्राइस को वो मूव करा रहा है। वहां पर वो सेलिंग कर रहा है तो वो प्राइस बता रहा है, बाकी ये कुछ भी कह रहे हो इससे कोई भी फर्क मार्केट में नहीं पड़ता है।
तो ये एक एग्जाम्पल हमने देखा कि किस तरह से प्राइस एवरीथिंग है। जैसे इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो और मैं सपोज करो एक न्यूज एंकर हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर अंडरलाइंग है, इस अंडरलाइंग में ये इम्प्रूवमेंट हुए हैं और मार्केट में ये सिनारियो बन रहा है और अभी यही राइट टाइम है इसमें बाइंग करने का। तो ये बेसिकली एक फेक न्यूज है। किसके लिए? जो प्राइस को फॉलो करता है, जो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, उस ट्रेडर के लिए ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। पहली बात तो वो न्यूज सुनेगा ही नहीं, और फिर भी अगर वो आती भी है तो वो प्राइस के हिसाब से चलेगा, ना कि उस न्यूज के या ओपिनियन के हिसाब से, राइट। तो वो क्या बात देखेगा? वो कह रहा है कि यहाँ पर जो प्राइस है वो बता रहा है कि मार्केट में बहुत क्लियरली जो इंस्टीट्यूशन है वो सेलिंग कर रहा है और बहुत सारी सप्लाई मार्केट के अंदर आ रही है, किसी भी तरह की कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, बहुत क्लियर सप्लाई है। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये सच्चाई है। बाकी का जो भी नॉइस आपके चारों तरफ है, चाहे कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, कोई वीडियो बनाकर बोल रहा हो, चाहे न्यूज में बैठ के बोल रहा हो, चाहे कोई एक एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे रहा हो, कोई कुछ भी बोल रहा हो, सच्चाई यहां पर देखने को मिलेगी, राइट। इसीलिए बोला है कि प्राइस इज ऑलवेज ट्रुथ। क्लियर है बात आपको? तो ये चार्ट आपको सारी बात बता रहा है। ओके, दूसरी चीज जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो है ऑर्डर फ्लो एंड इम्बैलेंस। क्या मतलब है इस बात का? ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ऑर्डर फ्लो? सबसे पहले ऑर्डर फ्लो की बात करेंगे। तो ऑर्डर फ्लो का मतलब होता है द फ्लो ऑफ ऑर्डर इन द मार्केट। ऑर्डर फ्लो सिंपली क्या है? द फ्लो ऑफ ऑर्डर्स इन द मार्केट। अब ऑर्डर जो हैं, सिंपल मार्केट में जो ऑर्डर आ रहे हैं, अब वो ऑर्डर दो तरह के हो सकते हैं, राइट। या तो वो बाइंग का ऑर्डर आ रहा होगा या सेलिंग का ऑर्डर आ रहा होगा, इसके अलावा तीसरा ऑर्डर नहीं होगा। या तो कोई बाय करना चाहता होगा या कोई सेल करना चाहता होगा। तो बाइंग का अगर मान लो ऑर्डर आ रहे हैं, मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से बाइंग आ रही है, तो हम कहेंगे कि बाइंग का प्रेशर बन रहा है, राइट। अब जब बाइंग का प्रेशर बनेगा कब? जब मार्केट में बाइंग के ऑर्डर आ रहेंगे, तो इसका मतलब बहुत ही अग्रेसिव डिमांड है मार्केट में। या इसका दूसरे तरह का ऑर्डर हो सकता है कि वहां पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन रहा हो। सेलिंग प्रेशर कब बनेगा? तो आंसर है सेलिंग प्रेशर तब बनेगा जब मार्केट में सभी सेलिंग के ऑर्डर आ रहे हों, ज्यादातर ऑर्डर सेलिंग के आ रहे हों, यानी कि वहां पर बहुत तेजी से अग्रेसिवली सप्लाई हो रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर फ्लो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक ऑर्डर फ्लो को देख रहे हैं। जब भी आप एक ऑर्डर फ्लो को देखते हैं तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है? तो आंसर है कि वहां पर बिड और आस्क दो चीजें आपको दिखाई देती हैं, करेक्ट। अब यहां पर एक उसको बाय करना चाह रहा है किसी प्राइस पर और दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं इस प्राइस पर बेचूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने कहा कि एक XYZ अंडरलाइंग है और उस अंडरलाइंग में मैंने बिड लगाई कि मैं 10 रुपए इसको खर्च करूंगा, ठीक है। लेकिन सामने वाले ने कहा कि नहीं मैं तो 12 रुपए में इसको दूंगा, करेक्ट। तो मार्केट के अंदर प्राइस दिख रहा है अभी उसका, जब आप प्राइस देख रहे हो तो वो है कितना? 11 आपको दिखाई दिया एग्जाम्पल के लिए। 10 पर बिड हुआ, 12 आस्किंग प्राइस है, तो 11 आया मान लीजिए स्क्रीन पर। तो अगर सपोज करो ये जो गैप है, ये गैप अभी कितना है? तो आंसर है कि स्क्रीन पर प्राइस दिख रहा है 11 का और यहाँ पर जो गैप है वो 1 का है। यहाँ पर के लिए भी गैप 1 का है। लेकिन सपोज करिए अगर ये जो गैप है ये गैप बड़ा होता जा रहा है। हम लोग जब ऑर्डर फ्लो के बारे में पर्टिकुलर ऑर्डर फ्लो का एनालिसिस देखेंगे विद द वॉल्यूम एनालिसिस, तब मैं और डेप्थ में जाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि यहां पर अभी ये जो प्राइस जो एक्चुअल में स्क्रीन पर दिखा रहा है उसका और जो बिड लगाई गई है उसका जो प्राइस का डिफरेंस है वो 1 का है। यहां पर भी ऑफकोर्स 1 का दिखेगा क्योंकि इन दोनों ने मिलकर ही तो यहां पर ये प्राइस सेट किया होगा। अब सपोज करो यहां पर सेम अंडरलाइंग है बट यहां पर जो बिड आई है वो 5 रुपीज की आई है, राइट। तो अब इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ना, जो आस्किंग रेट है और जो ये बाइंग वाला जो बिड जो लगाई गई है उसका जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है। अब वो डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है? 6 का। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो प्राइस मार्केट में है और जो यहां पर जो बिड लगा रहे हैं अगर वो एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इस चीज की डिमांड यहां पर नहीं है। अगर यहां पर डिमांड होती तो ये कैसा दिखना चाहिए था? तो आंसर है कि यहां पर ये 10 से
ये 10 से कितना हो जाना चाहिए था, तो आंसर है ये 10 से 11 हो जाना चाहिए था। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 1 से 0 हो गया। अब ये जो डिफरेंस है जब 0 हुआ तो एट द सेम टाइम आप देखोगे कि जो सेलर है, जब उसको लगेगा कि ये जो बायर है ये मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि इसकी खरीदने की इच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आप इस प्राइस को राइज कर सकता हूं, क्योंकि क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, राइट। उसकी खरीदने की बहुत इच्छा हो रही है। तो वो पहले 10 रुपीज की बिड लगा रहा था, वो 11 तक आ गया है। तो जैसे ही ये 10 से 11 आएगा, एट द सेम टाइम ये 13 पर चला गया, राइट। अब अगेन प्राइस का डिफरेंस आप देखें तो ये कितना है, 11 यहाँ पर जब 11 था तब तो यहाँ पर 0 था। जैसे ये 13 हुआ तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो आंसर अब ये 12 हो चुका होगा। 11 से क्या हो गया होगा, 12 हो गया होगा। तो अब ये 11 से 12 हो गया, तो अगेन फिर से डिफरेंस कितने का देखने को मिला, तो आंसर है 1 का। जो पहले था वही अब है, लेकिन जो प्राइस एक्शन है उसने कुछ बताया यहाँ पर। क्या बताया कि यहाँ पर ये जब ये 10 से जब बिड लगाने वाला है, जो 10 से जब 11 पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड है इसको ज्यादा में खरीदने पर। तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में, ये तो मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का सिनारियो दिखा रहा हूं, अगर ऐसे ही नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट का जो नंबर है वो बताता है कि बायर बहुत ज्यादा आ रहा है या सेलर बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि वो जो प्राइस है उसको अग्रेसिवली बढ़ा, मतलब किसी भी प्राइस पर खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट शूटअप होने वाला है, प्राइस बढ़ सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा सिनारियो अगर हम देखें, तो उस केस में क्या होता कि जब ये 13 पर है, राइट, तो इसने यहां पर सपोज करिए 11 से कहां पर चला गया, 10 पर, तो ये कहां पर आ जाएगा, 12 पर। फिर ये 10 से कहां चला गया, 9 पर, तो ये 12 से कहां आ जाएगा, 11 पर। जो वो मेंटेन है, चाहे वो 0.5 का स्कैल्प मिल रहा हो या मैं कहता हूं 1 का स्कैल्प मिल रहा हो, जो भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो डिफरेंस मेंटेन रहेगा, बट प्राइस यहां से फ्लक्चुएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि बायर की कितनी इच्छा है कि उस प्राइस पर भी खरीदना चाहता है या नहीं। इच्छा का मतलब डिमांड, या सेलर किसी भी रेट पर भी सप्लाई करने को तैयार है, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से सप्लाई कर रहा है, वो कह रहा है कि 10 रुपए में बिड लगा रहा है तो ये 10 में भी देने को तैयार हो जाता है। तो फिर एट द सेम टाइम नेक्स्ट क्या होगा, तो आंसर नेक्स्ट बिड 10 की नहीं आएगी, वो 9 की ही आएगी, क्योंकि पता चल गया कि सेलर तो किसी भी प्राइस पर बेचकर निकलने को तैयार है। तो 10 से 9 आया, 9 से 8 आया, 7 आया, 6 आया, तो इस तरह से प्राइस गिरना स्टार्ट होगा। तो जितनी भी कहानी मैंने आपको अभी पिछले 10 मिनट में बताई है, वो पूरी कहानी क्या बताती है कि पूरा मार्केट का खेल क्या है, तो आंसर सप्लाई और डिमांड का है। सप्लाई और डिमांड से ही, सप्लाई और डिमांड मार्केट में जो चल रही हैं, वो पूरी सप्लाई डिमांड को एनालिसिस ना करके सिर्फ प्राइस पर अगर आप फोकस करते हो तो पूरा प्राइस एक्शन आपको सारी बात बताता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ऑर्डर फ्लो पर भी नजर रखते हो, तो एक तो प्राइस एक्शन आपको कंफर्म कर रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है, एंड सेकंड कंफर्मेशन इज गिवन बाय ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो भी बताता है कि मार्केट में किस तरह से डिमांड और सप्लाई है और किस तरह से नेक्स्ट मूव आने वाले हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो ये इस तरह से ऑर्डर फ्लो से सारी चीजें चलेंगी। तो दो ही तरह के होंगे, एक तरफ बाइंग हो रही होगी, एक तरफ सेलिंग का ऑर्डर बन रहा होगा। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ऑर्डर फ्लो आप समझ चुके हो कि मार्केट में जो ऑर्डर का फ्लो आ रहा है, राइट, उसके बेसिस पर ये जो चार्ट है ये बताता है कि आपको मार्केट में किस तरह का ऑर्डर फ्लो बन रहा है। तो आंसर है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैंडल कुछ बता रही है। ये कैंडल क्या कह रही है कि यहाँ पर जो प्राइस का गिरने का क्या मीनिंग रहा होगा, तो आंसर है कि जो बिड लगाई जा रही है वो कम प्राइस पर लगाई जा रही होगी, आस्किंग रेट ज्यादा होगा, बिड प्राइस कम, फिर जो बिड लगाया गया था उस पर सेलर ने सेल कर दिया, तो अब जो नेक्स्ट प्राइस है वो बन गया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर सपोज करिए कोई चीज 100 रुपीज की थी, सही है, तो मैंने बिड लगाया कि ये 100 रुपीज में मेरा बिड है, ठीक है, और जो उसका आस्किंग प्राइस था वो था सपोज करिए 101। तो अगर मैं झुक गया उसके आगे कि नहीं ठीक है मैं 101 दूंगा, तो आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, राइट। लेकिन अगर मान लो मैंने कहा कि मैं तो 100 ही दूंगा, मैंने बिड लगाया 100 रुपीज का, तो अगर सेलर मेरे सामने झुक गया, वो कहता है कि ठीक है तुम 100 में लो, तो 100 रुपीज जैसे ही वो देगा तो इसका प्राइस जो स्क्रीन पर देगा, अब जो दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 99 पॉइंट समथिंग या 99, मैं एग्जाम्पल के लिए 99 लिखता हूं, तो अब वो 99 दिखाई दे रहा है, राइट।
फिर इसके बाद अब जो नेक्स्ट बिड आ रही है वो सपोज करिए मैंने लगाई 98.5, राइट, ये, और ये उस टाइम क्योंकि वो 100 पर एग्री हो गया था, तो अब आस्किंग प्राइस क्या बन गया, 100 बन गया। अब इनके बीच में फिर से आपस में बातचीत हो रही है कि भाई देखो मैं दूंगा 98.5 और ये कह रहा है कि अभी आस्किंग प्राइस है 100, तो इसका एवरेज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 99 रुपीज का प्राइस चल रहा है। अब ये प्राइस किधर जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन प्रेशर में आ जाएगा, कौन किसी दूसरे पर प्रेशर डाल देगा। मतलब ये कि अगर ये जो सेलर है वो कहता है कि नहीं मैं तैयार नहीं हूं और मैं तो इसको 100 नहीं बल्कि 100.5 में दूंगा अब आपको, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यहां पर यही ऑर्डर दिख रहे होंगे। जब आप एक ऑर्डर फ्लो को देखते हो तो वहां पर 100.5 से ऊपर आपको 110 तक के ऑर्डर दिख रहे होंगे, लेकिन जो मार्केट में करंट में जो प्राइस चल रहा है उसके सिर्फ आसपास का जो ऑर्डर फ्लो है वही आपको एक्चुअल में देखना होता है। तो अभी यहां पर वो कह रहा है 100, ये कह रहा है 98.5, तो अगर ये कहता है कि नहीं मैं तो 100.5 में दूंगा, ये मेरा आस्किंग प्राइस है, तो अगर ये एग्री हो जाता है 100.5 में लेने के लिए, तो आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इसके बाद प्राइस 99 से कहां चला गया 100.5 में। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगली कैंडल ग्रीन बनने वाली है या रेड बनेगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन प्रेशर में आ गया है या किसने किसी दूसरे पर प्रेशर डाल दिया है। अगर ये एग्री ही नहीं होता कि नहीं मैं तो 98.5 में ही खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये एग्री हो जाता है कि ठीक है आप ये 98.5 में मैं देने को तैयार हूं, इमीडिएटली स्क्रीन पर जो नया प्राइस दिखाई देगा वो 98 दिखाई दे रहा है या 98.5 दिखाई दे रहा है या 99 दिखाई दे रहा है, राइट। फिर इसके बाद अगेन सेम वो बिड और आस्क चलता ही जाता है, वो पिको सेकंड्स के अंदर, नैनो सेकंड्स के अंदर चल रहा है, तो वहां पर उसके बाइंग लेना और देना, बाइंग और सेलिंग, डिमांड और सप्लाई, ये मिलकर इस कैंडल को बना के तैयार कर रहा है। तो अगर आप इस चार्ट को देखो तो यहां पर आपको बिना ऑर्डर फ्लो को देखे हुए भी क्यों कहा गया है कि प्राइस एक्शन सुप्रीम है, यहां पर मैं कहता हूं कि सिर्फ इतनी जगह पर देखकर बता सकते हो कि कौन जीत रहा होगा, मतलब कौन प्रेशर में आया होगा या किसने किस पर प्रेशर डाल दिया होगा। क्या आप इतनी जगह को देखकर बता सकते हो? तो आंसर है हाँ, बता देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर प्राइस नीचे की तरफ गया है। तो प्राइस नीचे की तरफ कब आएगा? तो आंसर जब सेलर झुकने के लिए तैयार हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है इससे कम प्राइस पे भी मैं सेल कर रहा हूं, इससे भी कम पर कर रहा हूं, इस पे भी कम पर कर रहा हूं। बायर उसको नीचे खींच के लेकर आ रहा है, राइट। बायर क्या कर रहा है? नीचे खींच के ला रहा है, वो डिमांड नहीं बढ़ा रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं मैं इतने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इतने में हूं, तो ये और नीचे आ गया, मैं इतने में हूं और नीचे आ गया। तो ये क्या कर रहा है? बायर उसको नीचे खींच कर लाने की कोशिश कर रहा है। अब सेलर जो है वो तैयार है, वो नीचे झुकने के लिए तैयार है, वो प्रेशर में आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? सेलिंग प्रेशर बन गया। यहां पर क्या हो रहा है? सेलिंग के ऊपर प्रेशर बन रहा है, यहां पर सेलिंग हो रही है, राइट। बायर का प्रेशर नहीं बन रहा है। बायर का प्रेशर तब बनता जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता, बायर के ऊपर प्रेशर जब बनता। कब? जब मार्केट में वो ज्यादा प्राइस मांग रहा है, उस पर भी वो देने को तैयार हो जाता, तब हम कहते हैं कि बायर के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अभी सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, यानी कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। फिर जब अगर मार्केट में कहीं पर ग्रीन कैंडल बन रही है, जो कि इस वाली कैंडल को आप ध्यान से देखोगे, तो इस केस में सेलर ने इनकार कर दिया है बिल्कुल पूरी तरह से। वो कह रहा है कि मैं एक चवन्नी भी नीचे नहीं आऊंगा, मेरा ये प्राइस है, आपको लेना है तो लो। तो उस पर बायर तैयार हुआ, फिर उसके बाद उसने और प्राइस को बढ़ाया, उस पर भी बायर तैयार हुआ, और प्राइस को बढ़ाया और बायर तैयार हुआ। इस तरह से प्राइस शूट अप किया और वहां पर एक ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो प्राइस एक्शन है, ये पूरे ऑर्डर फ्लो की कहानी भी बता रहा है बिना ऑर्डर फ्लो को देखे हुए, इसीलिए प्राइस एक्शन को सुप्रीम माना जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्बैलेंस? अभी हमने समझने की कोशिश की कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ठीक है। उसमें हमें यह भी समझ में आया कि किस तरह से बायर और सेलर के बीच में एक जंग चल रही है, एक फाइट चल रही है। अब वो उस फाइट के अंदर ही इम्बैलेंस आता है। कैसे? इम्बैलेंस क्या होता है? तो आंसर है कि व्हेन बायर और सेलर बिकम स्ट्रॉन्गर सडनली, तो हम कहते हैं कि जो प्राइस है वो शार्पली मूव हो गया है और मार्केट में क्या आ गया है? एक इम्बैलेंस आ गया है। मतलब ये कि मान लो जब आप इस चार्ट को देखते हो, तो इस चार्ट में सडनली आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं पर सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है, कहीं पर एकदम से बाइंग का प्रेशर बन रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखो
तो एक रेड कलर की एक बड़ी कैंडल बनी है जो कि दिखाती है कि जो सेलर है वो अपनी बहुत सारी सप्लाई कर रहा था। इस बात को ध्यान से समझना, सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर के कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं करना। जब सेलिंग प्रेशर हम कहते हैं तो इस बात का मतलब कि हम बहुत सारी सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारी जब हम सप्लाई करेंगे तो किस पर करेंगे? अपने प्राइस पर थोड़ी करेंगे। जब हमारे पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे? सामने वाला जिस रेट पर लेना चाहता है हम तो उस पर सप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें, तभी तो हम बहुत सारी सप्लाई करेंगे, राइट? तो जब हम बहुत सारी सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में प्राइस क्या होगा? डाउन होगा। उसे कहते हैं कि मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर बन गया, राइट? या इसका उल्टा कि मार्केट में सपोज करिए मार्केट मेकर के पास उतनी सप्लाई नहीं है, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि हमें दो, तो वो कह रहा है कि नहीं है मेरे पास, बस उतना नहीं है स्टॉक। तो आपको क्या करना? बायर क्या करेगा? वो कहेगा ज्यादा पैसे ले लो बट मुझे दे दो। तो उस केस में प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तब जो है वो बायर के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि उसे ज्यादा प्राइस में उसको खरीदना है। सेलिंग प्रेशर के अंदर सेलर के ऊपर प्रेशर आता है कि उसे कम प्राइस में सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर। तो यहां पर जैसे आपको देखने को मिल रहा है, अब यहां पर अचानक से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जबकि अगर आप इतने चार्ट को ध्यान से देखना तब वहां पर इम्बैलेंस नहीं था। कहां पर इम्बैलेंस नहीं था वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जो अब आप इतना चार्ट देखोगे तो इतने चार्ट क्या बता रहा है? इतना चार्ट ये कह रहा है कि यहां पर कोई इम्बैलेंस नहीं है, यहां पर सडन स्पाइक नहीं आ रहे हैं, यहां पर सडनली ऐसा नहीं हो रहा कि किसी के ऊपर प्रेशर बन गया। ये जो छोटे छोटी सी आपको कैंडल दिखाई दे रही हैं, यहां पर दोनों लोग एग्री नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के प्राइस से। वो कह रहा है मैं इतने में सेल करूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं इतने में सेल बाय करूंगी, तो वहां पर एग्रीमेंट नहीं बन रहा है। तो धीरे धीरे प्राइस के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन अचानक से जब ये बड़ी कैंडल बनती हैं, रेड कलर की बने या ग्रीन कलर में बन रही हो, दोनों ही केस में अचानक से वहां पर बहुत तेजी से या तो बहुत बड़ी सप्लाई आ गई या बहुत तेजी से डिमांड आ गई, एक बड़ी डिमांड आ गई। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये इम्बैलेंस हो गया है। तो यहां पर इम्बैलेंस का अगर आप देखोगे पार्ट कि इम्बैलेंस कहां पर दिखाई दे रहा है, तो आंसर है ये बड़ी बड़ी कैंडल दिखाती हैं इम्बैलेंस को। क्लियर है? जहां पर एक हाई सेलिंग या बाइंग प्रेशर बन रहा हो। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 25,000। ओके, फॉर 1 आवर इट स्टे बिटवीन 24,980 टू 25,020। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट हो रहे हैं। कैसे मूवमेंट है? बहुत लिमिटेड है। 25,000 पर था, 20 पॉइंट नीचे गिर गया, 20 पॉइंट धीरे धीरे नीचे आया, फिर वापस से 25,000 पर गया, फिर वो धीरे धीरे 20 तक गया। तो यहां पर क्या हो रहा है? धीरे धीरे कोई नीचे लेकर जा रहा है, यानी कि बायर या तो सेलिंग प्रेशर बन रहा है तो वो बहुत स्लो बन रहा है, या बाइंग का प्रेशर बन रहा है तो बहुत स्लो बन रहा है, राइट? तो ऐसे केस में जो मार्केट है वो एक बैलेंस मार्केट कहलाता है, जिसको इन जनरली आप लोग साइडवेज मार्केट कहते हो। तो उस केस में क्या हो रहा है? बैलेंसिंग है। लेकिन 25,020 पर मान लीजिए मार्केट पहुंचा और फिर इसके बाद अचानक से आपको एक शूट अप देखने को मिला 25,120, और जो कि एक फास्ट था। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि अचानक से डिमांड कैसे बढ़ी? तो आंसर है अचानक से सेलर ने अपना प्राइस ऊपर कर दिया, या मैं कहूं कि अचानक से डिमांड आ गई। तो उस केस में मार्केट में क्या हो गया? इम्बैलेंस। इसी को आप लोग ऑप्शंस के टर्म में वोलाटिलिटी कहते हो, राइट? तो वोलाटिलिटी कब आती है? जब मार्केट में ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या देखने को मिलता है? इम्बैलेंस देखने को मिलता है, राइट? अगर मार्केट में इम्बैलेंस ना हो तो किसी भी अंडरलाइंग के अंदर मूवमेंट देखने को ही नहीं मिलेंगे, उतने फास्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो जितनी भी ऑप्शंस की ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो आप पढ़ते हो, जहां पर बड़े ब्रेकआउट होने पर आपके प्रॉफिट के पोटेंशियल बनते हैं, या मैं कहूं जो जितनी भी वोलाटिलिटी वाली स्ट्रेटजी हैं, वो मार्केट में इम्बैलेंस का स्ट्रक्चर होने पर ही वर्क कर सकती हैं। और ये अच्छी चीज है कि मार्केट में इम्बैलेंस होता है। अचानक से कहीं पर सप्लाई या अचानक से कहीं पर डिमांड बढ़ने पर मार्केट में इम्बैलेंस आता है, और इसी तरह से हैंस मार्केट मूव करता है, चाहे ऊपर की तरफ करे या नीचे की तरफ करे। ठीक है, सो दिस फास्ट मूव हैपन बिकॉज बायर बिकम स्ट्रॉन्गर देन सेलर। जब इनमें से कोई एक जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, तब उस केस में क्या होता है? वहां पर इम्बैलेंस आता है। दिस इज कॉल्ड डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस,
और ऑर्डर फ्लो जो है वो क्या हो चुका है, इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट, व्हाई दिस मैटर, ये हम स्टडी ही क्यों कर रहे हैं, क्या लेना देना है इसका हमारी ट्रेडिंग से। तो आंसर है कि देखो, इंडिकेटर विल शो बुलिश आफ्टर द मूव, सही है, बट प्राइस एक्शन से द स्ट्रॉन्ग कैंडल इटसेल्फ इज द एविडेंस ऑफ इम्बैलेंस। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी तरफ हम इस वीडियो को लेकर जा रहे हैं, वो ये कि बहुत सारे जो बिगनर ट्रेडर हैं वो इंडिकेटर पर रिलाई करते हैं कि इंडिकेटर जो कह रहा है हम उसी के हिसाब से मार्केट में ऑर्डर लगाएं, चाहे वो RSI की बात करें, MACD की बात करें, बहुत सारे इंडिकेटर को यूज करते हैं। लेकिन जो इंडिकेटर है वो मूवमेंट आने के बाद दिखाता है कि एक्चुअल में क्या मूवमेंट आ रहा है, राइट। लेकिन जो प्राइस है वो जब मूवमेंट आ रहा होगा तभी वो आपको बता देगा कि किस तरह की सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर बन रहा है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर। इंडिकेटर प्राइस मूव कर जाने के बाद बनता है, आपको इंडिकेट करता है, जबकि प्राइस एक्शन आपको रियल टाइम में ऑर्डर फ्लो या प्राइस आपको एक्चुअल में रियल टाइम में बताता है कि वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि बिल्कुल सिंपल है। क्या बताता है, साइडवेज अगर मार्केट है तो मार्केट जो है वो हम कहेंगे कि बैलेंस है, बट अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की कैंडल बनी, चाहे वो रेड बनी हो चाहे वो ग्रीन बनी हो, हम कहते हैं कि मार्केट क्या हो चुका है, इम्बैलेंस हो गया है। तो हम इंडिकेटर पर ना जाकर किस चीज पर जाएं कि कैंडल क्या कह रही है, कैंडल किसको दिखाती है, तो आंसर कैंडल सप्लाई डिमांड को दिखाती है। ऑर्डर फ्लो के अंदर जो चल रहा होगा वो ग्राफ की फॉर्म में आपको कैंडल की फॉर्म में दिखाई देता है। ऑर्डर फ्लो में नंबर्स में बात होती है, न्यूमेरिक में बात होती है, जबकि जब आप एक कैंडल को देखते हो तो वो उन्हीं नंबर्स का क्या होता है, एक ग्राफ होता है। तो बेसिकली अगर आप उन नंबर को इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस में ना जाकर सिंपल एक ग्राफ की हेल्प से समझना चाहते हो तो वो आपको दिखाई दे जाता है। जबकि इंडिकेटर लैगिंग होता है, वो प्राइस के मूव करने के बाद दिखाता है कि इसने ये किया। तो इसलिए ये मैटर करता है कि प्राइस एक्शन समझाया जाए और बहुत अच्छे से एनालिसिस करना इसको सीखा जाए। तो अगेन आप इस चार्ट को देखो तो ये चार्ट में भी आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि कहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है, कहाँ पर चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। लेकिन अगर यही आप चीज़ें इंडिकेटर पर देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर ने बाद में बताया था कि क्या हो रहा है, जबकि ये जो कैंडल बन रही होगी, जब भी वो बन रही होगी तब वो कैंडल सारी कहानी आपको रियल टाइम के अंदर बता रही होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें प्राइस और इंडिकेटर, क्योंकि मैं बार बार इंडिकेटर बोल रहा हूँ तो हम लोग एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस और इंडिकेटर में से कौन हमेशा जीतेगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस वर्सेस इंडिकेटर, व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो आंसर है प्राइस जो है वो रियलिटी को दिखाता है। ठीक है, वो लीडिंग होता है, जो होने वाला है उसको एडवांस में बताता है, राइट। कौन बताता है? प्राइस बताता है। लेकिन इंडिकेटर की हम बात करें तो वो कैलकुलेट करता है जो हो रहा है उसके आउटपुट को, बट वो लैग करेगा। व्हाई? बिकॉज जो हो रहा है उसको वो अभी कैलकुलेट कर रहा है, जब जितना हो चुका है उसको कैलकुलेट करके दिखाएगा, फिर अगला जो हो चुका उसको कैलकुलेट करके दिखाएगा। जबकि अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या करता है? तो आंसर है प्राइस अभी दिखाता है कि ये हो रहा है, मतलब जैसे 100 से 101 गया, 101 से 102 गया, तो ये आपको बहुत ही क्लियर इंडिकेशन देता है कि जो बायर है वो हावी होने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब जो है सेलर जो है वो प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको जो प्राइस है वो सारी कहानी बिल्कुल रियल टाइम में बताता है। तो वो लीडिंग इंडिकेटर की तरह आप कह सकते हो कि लीडिंग इंडिकेटर अगर इस यूनिवर्स में कुछ है ट्रेडिंग के टर्म में तो आंसर है वो सिर्फ प्राइस ही है, और बाकी का ये जो है वो लैगिंग होते हैं, वो प्राइस बनने के बाद बताते हैं। तो इंडिकेटर आर मेड फ्रॉम प्राइस। अब इंडिकेटर किससे मिलकर बना है? तो आंसर है प्राइस से बना है। तो पहले प्राइस बनेगा उसके बाद इंडिकेटर बनेगा। इंडिकेटर और किससे मिलकर बना है? तो आंसर है वॉल्यूम से, टाइम से। सो इंडिकेटर आर ऑलवेज अ कॉपी ऑफ प्राइस। किसकी कॉपी है? वो प्राइस की कॉपी है। तो अब आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप इंडिकेटर को देखो तो आप बेसिकली किसको देख रहे होगे? तो आंसर है प्राइस को ही देख रहे होंगे, लेकिन वो एक्चुअल प्राइस ना होकर वो प्राइस की एक कॉपी होगा। एक्चुअल प्राइस से मेरा मतलब है कि वो रियल टाइम प्राइस ना होकर जो प्राइस एक्शन कर चुका है उस प्राइस एक्शन का फाइनल आउटपुट होगा।
तो प्राइस एक्शन का अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिकेटर क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो कि प्राइस एक्शन का जो आउटपुट दिखाते हैं उन आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो हमेशा इंडिकेटर तो प्राइस एक्शन के पीछे ही रहेगा ना, क्योंकि प्राइस एक्शन रियल टाइम में कर रहा है, उसने क्या किया उसको कौन दिखाता जा रहा है, इंडिकेटर दिखाता जा रहा है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आप बोर्ड पर इस चार्ट को देखिए और इस इंडिकेटर को देखिए। तो आंसर है कि अगर हम इस चार्ट को और इस इंडिकेटर को देखें, तो जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर एक इंडिकेटर का स्क्रीनशॉट लगाया है जो कि RSI इंडिकेटर है। अब ये जो इंडिकेटर है ये इस प्राइस की कॉपी है, मतलब ये भी वही दिखाएगा जो ये प्राइस दिखा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये प्राइस ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बनाया, तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर में भी यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड बना, राइट। लेकिन ये आगे है और ये इसके पीछे है, क्योंकि ये रियल टाइम में ये नहीं बना होगा। जब ये यहाँ पर ट्रेंड दिख रहा है आपको, ये आप इसको देखनी है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। मैं इसमें एक एक्सिस डालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक एक्सिस डालता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये ठीक है, ये यहाँ पर ये ठीक है, मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ। अब ये वर्टिकल लाइन बता रही है, इस वर्टिकल लाइन में यहाँ पर ट्रेंड हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, राइट। लेकिन इसने जो ट्रेंड एंड दिखाया है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ये। अब ये जो ट्रेंड है जब ये यहाँ पर एंड हुआ होगा उसके बाद ये यहाँ पर बना होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये दिखाएगा तो वही जो इसने किया है, बट लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब हो गया कि जब यहाँ पर ये हो चुका होगा, जब ये फाइनल कैंडल बन गई होगी मेरी ग्रीन वाली, उसके बाद इसने यहाँ पर ट्रेंड को दिखाना स्टार्ट किया होगा। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना तो बात आ जाएगी, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इंडिकेटर और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर इसने एक अप ट्रेंड बनाया, राइट, फिर इसके बाद ये साइडवेज हुआ है, राइट। यहाँ पर भी आपको वही चीज देखने को मिल रही है, इसने अप ट्रेंड बनाया और उसके बाद ये साइडवेज हुआ है, लेकिन ये साइडवेज हो चुका है यहाँ पर पहले ही और ये बाद में दिखा रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो हुआ होगा वो इसने यहाँ पर जब ये हो चुका है तब ये यहाँ पर ये ट्रेंड दिखा रहा है, तो उससे पीछे पीछे चल रहा है। ये ट्रेंड बना चुका होता है, ये ट्रेंड बना रहा होता है, ये साइडवेज हो चुका होता है, ये साइडवेज दिखा रहा होता है, शुरुआत दिखा रहा होता है उसकी। तो इसलिए आप कहीं पर भी देखोगे चलेगा बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये मार्केट में बताएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ये कैंडल आपको बता रही है कि यहाँ पर एक बार को तो जो है बायर हावी हुआ था, बायर बहुत स्ट्रांगली डिमांड को लेकर आया था, लेकिन फिर से सप्लाई बढ़ी मार्केट में, फिर से मार्केट इसको नीचे लेकर आ गया। लेकिन ये क्या आपको इस इंडिकेटर के हेल्प से पहले ही पता चल जाएगा? तो आंसर है नो। वहां पर जो ऑर्डर फ्लो है वो बताएगा, उसका प्राइस एक्शन आपको बताएगा कि अभी मार्केट में राइट नाउ क्या हो रहा है, ये आपको बहुत लेट बताएगा। तो इसलिए चाहे कोई भी इंडिकेटर की बात कर लो आप, चाहे RSI की बात कर लो या किसी भी अदर इंडिकेटर की, वो सब कुछ लैगिंग होगा, प्राइस को कॉपी करता हुआ चलेगा। तो इसलिए इंडिकेटर्स ना यूज करके, अगर आप इंडिकेटर यूज करने हैं तो करिए, बट वो हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर कभी नहीं जा सकता, प्राइस एक्शन से पीछे ही रहेगा। कंफर्मेशन के लिए यूज करना है कर सकते हैं, बट अगेन फिर से वही बात आती है कि कंफर्मेशन भी आपको कुछ इंडिकेटर्स में कंफर्मेशन के लिए यूज किया जा सकता है, बाकी इन जनरल वो लैगिंग ही होंगे। एग्जाम्पल के लिए कि निफ्टी जो है वो मूव कर गया, सपोज करो 25,000 से 25,300 शार्पली मूव कर गया, ठीक है। तो प्राइस जो है वो क्या हो चुका होगा? तो आंसर है ऑलरेडी मूव कर चुका होगा। लेकिन RSI क्या करेगा? RSI विल राइज आफ्टर, वो राइज हो रहा होगा, और यहां पर ये प्राइस जो है वो ऑलरेडी मूव हो चुका होगा। या MACD की जो बात करें तो उसका जो क्रॉसओवर है वो बाद में होगा, पहले नहीं होगा। आपने सपोज करो MACD की लाइन बना रखी है, तो MACD वाली जो लाइन है वो बाद में दिखाएगी आपको कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ गया, राइट। तो इसलिए प्राइस जो है वो गिव करता है, आपको सबसे पहला सिग्नल प्राइस से मिलेगा। इंडिकेटर जो है वो कंफर्म करता है कि हाँ ये मूवमेंट हो चुका है प्राइस के अंदर। तो प्राइस में एक्चुअल में क्या चल रहा है वो आपको रियल में तो दिखेगा ही,
बट उसके कंफर्मेशन के लिए यूज किया जा सकता है कि हाँ एक्चुअल में प्राइस ये कर रहा है। तो इंडिकेटर भी वही बात कह रहा है जो आपका प्राइस एक्शन दिखा रहा है, तो आपको एक थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ अब मार्केट में इसके बेसिस पर, इस एनालिसिस के बेसिस पर कुछ किया जा सकता है। करेक्ट। वाई बिगनर लव इंडिकेटर? इंडिकेटर जनरली ऑफ कोर्स जो इंस्टीट्यूशन है या मार्केट मेकर है वो इंडिकेटर पर रिलाई नहीं करेगा। जो बिगनर्स हैं वो उनको बहुत पसंद आता है इंडिकेटर। वाई? क्योंकि जो इंडिकेटर है वो बहुत ही सिंपल होता है, मैकेनिकल है, ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव है। वो दिखाएगा कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो ऊपर की तरफ एक लाइन बनेगी। कितना सिंपल है, राइट? या मैं कहता हूं कि जितना सिंपल इंडिकेटर होते हैं दरअसल उतने ही सिंपल प्राइस एक्शन भी है, उससे बल्कि कहीं ज्यादा इजी होता है। बट उनको इंडिकेटर इसलिए पसंद होता है क्योंकि इंडिकेटर टर्म के नाम में ही छुपा हुआ है कि वो कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो लगता है कि बिगनर्स को कि ठीक है ये इंडिकेट कर रहा है, इसके हिसाब से काम किया जा सकता है। और फिर अगेन क्योंकि वो लैगिंग है तो वहां पर मार्केट में जब सप्लाई और डिमांड के जो ऑर्डर हैं वो कुछ और चल रहे होते हैं, ये पिछली कहानी बता रहा होता है, 1 मिनट पहले की कहानी बता रहा होता है, 1 मिनट बाद के जो ऑर्डर है वो कुछ और हो चुके होते हैं। तो ये जो ऑर्डर लगाता है मार्केट में बिगनर, वो 1 मिनट पहले के ऑर्डर फ्लो के हिसाब से लगा रहा है, 1 मिनट पहले के प्राइस एक्शन के हिसाब से लगा रहा है, क्योंकि ये कॉपी बाद में आई है। तो जब वो इंडिकेटर का यूज करता है तो उसका ऑर्डर भी प्राइस एक्शन से लैग कर जाता है। तो जो भी ऑर्डर वो प्लेस करेगा वो लैग करेगा, फिर वहां पर कुछ और चल रहा है, इसने ऑर्डर कुछ और लगाया है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है इंडिकेटर के साथ? तो आंसर है इंडिकेटर वर्क वेल इन द ट्रेंड। अगर कोई ट्रेंड चल रहा है अच्छी बात है, मतलब अगर मान लो बहुत क्लियर वहां पर अगर दिखाई दे रहा है कि एक ट्रेंड बन रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, इंडिकेटर एक अच्छा कंफर्मेशन देता है, नो डाउट, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। बट मैं ये कहता हूं कि जब एक रेंज में मार्केट चल रहा हो तब आप नहीं बता सकते, जब हर 1 मिनट में सप्लाई और डिमांड की इक्वेशन चेंज हो रही है तब किसी भी इंडिकेटर का कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडिकेटर गिव लेट सिग्नल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ क्या है कि वो सिग्नल जो देते हैं वो लेट देते हैं। तो आपको क्योंकि ट्रू सिग्नल, करेक्ट सिग्नल प्राइस से मिलता है, तो क्यों ना प्राइस को ही फॉलो किया जाए, उसकी जेरोक्स को क्यों फॉलो किया जाए, ठीक है। बट ट्रेंड के अंदर कंफर्मेशन के लिए इनको यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर हमने MACD का यहां पर इंडिकेटर दिखाया है इससे एक स्क्रीनशॉट में। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मार्केट में अप ट्रेंड बन रहा है, राइट। अब ये अप ट्रेंड आपको MACD में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि आप बाद में देख रहे हो, लेकिन अगर आप रियल मार्केट में जब देखोगे तो इसमें जो अप ट्रेंड बन चुका होगा तब यहां पर ये अप ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ होगा या ये हाफ वे में होगा। यहां पर अप ट्रेंड अभी भी बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर जो अप ट्रेंड है वो अभी भी यहां से गया, ये अप ट्रेंड हुआ, फिर थोड़ा सा और अप ट्रेंड रहा। लेकिन यहां पर आप देखो तो ये भी वही कहानी दिखा रहा है कि पहले अप ट्रेंड हुआ, फिर इसके बाद मार्केट में ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ। अब यहां पर जो ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ है वो यहां पर हो रहा है। यहां की जो कहानी दिखा रहा है ये बहुत देर बाद दिखा रहा है, ये यहां हो चुका, अब ये यहां पर दिखा रहा है, करेक्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है? तो आंसर है कि जो भी हो रहा है मार्केट के अंदर उसके लैग में दिखा रहा है, थोड़ी देर बाद दिखा रहा है। ये यहां पर गिर रहा है, गिर चुका है, यहां पर ये गिर चुका है, लेकिन ये यहां पर दिखा रहा है कि हाँ मार्केट गिरा, राइट। तो लेकिन इसको फिर भी क्यों यूज करते हैं इंडिकेटर को? तो आंसर है यहां पर जब ये एक पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस कर जाता है तो वो दिखाता है, वो कंफर्म करता है इस बात को कि जो सेलर हावी हो रहा है। और अगर सेलर हावी हो रहा है तो ये इंडिकेटर दिखाता है कि अब ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी ये इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो वहां पर एक कंफर्मेशन लेने के लिए वो क्या करते हैं? इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं कि इंडिकेटर बिल्कुल ही यूजलेस है, नो, बिल्कुल यूजलेस नहीं है। कहीं कहीं कंफर्मेशन के लिए वो अच्छा काम भी करता है, लेकिन प्राइस एक्शन से ज्यादा सुप्रीम नहीं हो सकता। तो बेस्ट वे क्या है, एक प्रोफेशनल अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो जो प्राइस एक्शन का जो ट्रेडर होगा वो यूज करेगा प्राइस के एक स्ट्रक्चर को। सबसे पहले तो वो प्राइस को ही देखेगा। प्राइस को वो कहां पर देखेगा? तो आंसर है वो कैंडल्स में देखेगा। वो अपनी मास्टरी कैंडल्स में करेगा, ना कि इंडिकेटर्स में करेगा, राइट। अगर उसने कैंडल्स पर मास्टरी की हुई है और सारे अच्छे जो सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं वो अपनी स्क्रीन पर मार्क किए हुए हैं,
सारे ब्रेकआउट के लॉजिक उसने करेक्टली एनालिसिस किए हुए हैं, वो ये करेगा तो फिर वो से सक्सेसफुल होगा। लेकिन ऑप्शनल क्या है कि इन चीज़ों को करने के बाद भी अगर एक एडिशनल एज मिल जाए, एक एडिशनल एक इंडिकेटर से कंफर्मेशन मिल जाए, तो वो जो एनालिसिस है उसको और सपोर्ट मिल जाता है। तो इसलिए जो इंडिकेटर है वो ऑप्शनल है कि वो कंफर्मेशन के लिए ऑप्शनल है कि उनसे कंफर्मेशन मिलेगी, उनसे किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ये समझ आ रही है बात आपको? तो इसलिए डिसीजन के जो ट्री होगी वो ये होगी, ना कि इंडिकेटर्स होंगे, उनको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। जैसे एक डेली लाइफ का एग्जांपल लें, जैसे मान लो कुकिंग फूड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आप एक फूड को बना रहे हो, तो वो प्राइज एक्शन क्या है? टेस्टिंग द फूड। ठीक है, अब एक बात को समझना, जैसे मान लो आपने एक फूड को कुक किया, अब प्राइज एक्शन क्या होता है? उसको टेस्ट करना। टेस्ट करने का मतलब है जैसे मैंने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करते ही मैं सीधा डिसीजन पे आ जाऊंगा कि अच्छा बनाए या खराब बनाए, हाँ या ना? ये बात आ रही समझ में? इंडिकेटर क्या कर रहा होगा वहां पर? तो आंसर है इंडिकेटर वहां पर जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उन सबको नोट कर रहा होगा कि इसको बनाने में ये लगेगा, 2 चम्मच ये लगेगा, 3 चम्मच ये लगेगा, राइट? वो सारी कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन करने के बाद वही चीज बताएगा जो मैंने टेस्ट किया, वो भी फाइनल टेस्ट वही बताएगा कि इसका टेस्ट अब ये आएगा, राइट? तो अब हो क्या रहा है कि आप सीधा ही उसको टेस्ट करोगे तो आपको रियल टाइम में सारी बात पता चल गई, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की। वो थोड़ी देर बाद कैलकुलेशन करके सारे कि ये इसमें ये डाला है, ये डाला है, इतनी कुकिंग की है, इतने मिनट की है, वो सारा निकालने के बाद फिर बताएगा कि हाँ इसका टेस्ट ये रहा, ऐसा आया। लेकिन आप पहले ही टेस्ट कर चुके थे प्राइज एक्शन की हेल्प से, राइट? तो प्राइज एक्शन क्या करता है? रियल टाइम में सारी बातें कर लेता है। आप डायरेक्टली जान सकते हो कि जो फूड आपने प्रिपेयर किया है वो सॉल्टी था, स्पाइसी था या स्वीट था, राइट? ये बिल्कुल रॉ ट्रुथ है उस जो भी आपने बनाकर तैयार किया है। इंडिकेटर क्या करेगा? वो देखेगा कि रेसिपी क्या है, सही है, वो रेसिपी करेक्ट है या नहीं है। वो रेसिपी जो बनाई गई है वो जो भी रेसिपी है वो करेक्ट भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, करेक्ट? लेकिन जो आपने यहाँ पर टेस्ट किया है वो उसका सच है कि ये ऐसा ही है। वॉटेवर जो भी रेसिपी रही हो उसका सच अभी फिलहाल ये है। चाहे मार्केट में कितने भी लोग अभी सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट 1 मिनट में बाय करूंगा, चाहे कितने भी लोग ये सोच रहे हो कि मैं सेल करूंगा, वो वॉटेवर जो भी सोच रहे हो, लेकिन सच ये है कि जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, करेक्ट? तो इससे आप इस एग्जाम्पल की समझ से समझ सकते हो कि प्राइस इज रियलिटी एंड इंडिकेटर आर फॉर्मूला। जो भी आपने फूड को कुक किया है उसकी जो रेसिपी है वो इंडिकेटर दिखाएगा, लेकिन जो एक्चुअल फाइनल आउटपुट है वो रियल टाइम में आपको कौन दिखाएगा? प्राइज एक्शन दिखाएगा। अगर हम देखें तो प्राइज एक्शन की फिलॉसफी के सिंपल से 3 पिलर हैं। प्राइज लीड्स एवरीथिंग। प्राइज जो है वो मूव करता है किसकी वजह से? ड्यू टू ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस। ये तीनों बातें बहुत ध्यान से समझनी है। और इंडिकेटर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइज, सो प्राइज कम फर्स्ट। ये 3 चीजें हैं जो बेसिकली मेन पिलर हैं। इजी मेमोरी के लिए इसको याद रख सकते हो। सबसे पहली चीज, प्राइज सब कुछ बताता है। प्राइस मूवमेंट क्यों आता है मार्केट में वो समझ आया। अब आपने जब इतनी देर देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बायर और सेलर के बीच की कहानी चल रही है। तो जो ऑर्डर फ्लो अगर बैलेंस्ड है तो प्राइस में मूवमेंट नहीं आता है, वो साइडवेज या रेंज बाउंड हो जाता है। लेकिन अगर प्राइस में मूवमेंट आया तो वो किसकी वजह से आता है? तो आंसर है ऑर्डर फ्लो में इम्बैलेंस हो चुका है, राइट? और तीसरी चीज आपने देखा कि जो इंडिकेटर हैं वो क्योंकि प्राइस से ही ड्राइव होते हैं तो इसलिए प्राइस पहले आएगा, इंडिकेटर बाद में आएगा।